हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपको पता है, इंडिया में ईवी गाड़ियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। कुछ स्टेट हैं जो आपको रिबेट प्रोवाइड करते हैं या फिर आरटीओ पे डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ स्टेट में आपको सब्सिडी पे लगभग 2-2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन जब आप एक ईवी गाड़ी लेते हो तो आपके दिमाग में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि मेरा पेट्रोल और डीजल का खर्चा बचेगा और मेरे को इसमें कम पैसों में ज़्यादा बचत हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट से लोग काफ़ी ज़्यादा ईवी गाड़ियाँ लेते हैं। एनवायरमेंटल भी इसके अंदर एक एंगल है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन ईवी गाड़ियों से कम होता है, इस वजह से हमें ईवी गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्या सच में आपके ईवी गाड़ी से पैसे बचते हैं और एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या ईवी गाड़ी सच में सपोर्ट करती है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जब आप एक ईवी गाड़ी लेने जाते हो तो किस टाइप के खर्चे आपके वहां पे होते हैं। तो ईवी गाड़ी अगर आप लेते हो बेस मॉडल, टॉप मॉडल या फिर एकदम उसका जो मिड वेरिएंट आता है वो वाला वेरिएंट, तो इसमें आपको दो टाइप के चार्जर मिलते हैं। पहला आता है 3.2 किलोवाट का चार्जर जो नॉर्मल चार्जर होता है, दूसरा आता है 7.2 किलोवाट का चार्जर जो फास्ट चार्जर आता है। अभी काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो टॉप मॉडल लूंगा और टॉप मॉडल लूंगा तो मुझे इसके अंदर 7.2 किलोवाट का चार्जर वो फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं होता है भाई। जो आप टॉप मॉडल लेते हो उसके अंदर भी 7.2 किलोवाट के चार्जर के लिए आपको 50 से 60 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप 3.2 किलोवाट का नॉर्मल चार्जर लेते हो तो उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो भी 10 से लेके 12 घंटे तक की होती है। और जो आपका 7.2 का फास्ट चार्जर होता है, अगर उससे भी आप अपनी गाड़ी घर पे चार्ज करते हो तो उससे आपकी गाड़ी कम से कम नहीं तो भाई 7 से 8 घंटे में चार्ज होती है। अब आप बोलोगे भाई लेकिन फास्ट चार्जर में तो बोलते हैं कि जल्दी चार्ज हो जाता है, गाड़ी जो है वो 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ऐसा होता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको 3 फेज की बिजली भी लेनी पड़ेगी। अब 3 फेज की बिजली यूजुअली जो है वो प्रोवाइड की जाती है औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पे आपको मिलती है फैक्ट्रियों में। घर के अंदर आपको 2 फेज की बिजली देखने को मिलेगी, तो उससे 7.2 किलोवाट का अगर आप चार्ज भी करते हो, टाइमिंग फिर आपको उतनी लगने वाली है। मुश्किल से 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होता है। जहां 10 से 12 घंटे में नॉर्मल चार्जर से चार्ज होती है गाड़ी, वहां आपको फास्ट चार्जर से 7 से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। इसके अलावा चलिए, अगर आप चाहते हो कि फेज का मीटर आपके घर पे इंस्टॉल हो जाए या फिर आपकी जो किलोवाट कैपेसिटी है सेम मीटर में वो थोड़ी बढ़ जाए, तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी वेबसाइट पे। अब आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसकी इलेक्ट्रिसिटी वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन सारा सोल्यूशन है। वहां पे जाके आप एक रिक्वेस्ट आती है वो फिल कर दीजिएगा कि मैंने अपने घर में इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है और जिसका मुझे इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो बढ़ाना है, 4 से 8 किलोवाट से बढ़ा के वो मुझे 7 से 8 या फिर 12 किलोवाट तक करना है। तो उस केस में भाई साहब क्या होता है, फिर आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट फिर अलाइन होगी कहाँ पे, इलेक्ट्रिशियन के पास जाएगी। चलिए जैसे तैसे करके अब आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले से रिक्वेस्ट करके मीटर इंस्टॉलेशन करवा लिया और आपकी किलोवाट आवर कंजम्पशन बढ़वा ली। अब आप कॉल करोगे किसको? फिटमेंट, जो बंदा आके फिट करेगा आपके घर पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जर के लिए कनेक्शन, क्योंकि इसका कनेक्शन अलग से लगता है। और जब वो कनेक्शन आप फिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे आया है कंपनी से फिटिंग करने के लिए, वो बोलेगा कि भाई हम तो आपको 5 मीटर वायर ही प्रोवाइड करेंगे। इससे ज्यादा अगर आपका घर में वायर कंजम्पशन होता है, आपके मेन पावर हाउस से नीचे तक जहां गाड़ी पार्किंग होती है वहां तक अगर वायर लगेगी तो भैया उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो चलिए मान लीजिए कि अब ये सारा इंस्टॉलेशन कराने के लिए अभी आप टाइम नहीं है, या आप सोच रहे हो कि 2-4 दिन बाद मैं ये इंस्टॉलेशन कराऊंगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो अब आपको गाड़ी जो है वो बाहर चार्ज करनी पड़ेगी, जो बाहर के चार्जिंग स्टेशन होते हैं। और बाहर के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसकी चार्जिंग कॉस्ट पता है आपको कितनी होती है? भाई उसकी चार्जिंग कॉस्ट होती है 15 रुपए से लेके 20 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से। अब लेट्स सपोज हमारी गाड़ी 40 किलोवाट की बैटरी को सपोर्ट करती है और उसको चार्ज करने में मुझे कम से कम नहीं तो भाई 4 से 5 घंटे जो है बाहर लगेंगे, क्योंकि 3 फेज का चार्जर आपको मिल जाएगा। तो एक बार चार्ज करने में अप्रॉक्स, मतलब मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट प्राइस है, 650 से 700 रुपए का खर्चा आएगा। अब ये 650-700 रुपए का जो खर्चा है ये एक दिन का खर्चा है, क्योंकि आप एक बार बैटरी चार्ज करोगे और इसको चार्ज करने के बाद आपकी गाड़ी चलेगी कितनी? भाई वो चलेगी 300, 350, और बहुत ही अच्छी 40 किलोवाट वाली गाड़ी हो तो भैया 400 किलोमीटर। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि गाड़ी लेने से पहले ही अपने घर पे इंस्टॉलेशन करवा लें, अदरवाइज बाहर जाओगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो ये ईवी गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल से महंगी भी पड़ सकती है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, वो आ जाती है गाड़ी की को लेके। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे महंगा कंपोनेंट उसकी बैटरी होती है। जो ईवी बैटरी आती है लिथियम आयरन सेल से मिक्स होकर वो गाड़ी बनी होती है। अब टाटा या फिर कोई भी कंपनी वो हमेशा ये बोलती है कि अगर आप अपनी गाड़ी को रेगुलर फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे, जैसे लॉन्ग ट्रिप पे आप जाते हो तो 2-3 बार आपको फास्ट चार्जर मिलता है, और मोस्टली आप बाहर जाओगे तो फास्ट चार्जर ही मिलेंगे। तो अगर आप रेगुलर फास्ट चार्जर से अपनी बैटरी को चार्ज करोगे तो फिर आपकी बैटरी खराब होने के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं। मतलब 80% आपकी गाड़ी सही रहेगी, 20% चांसेस है कि आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो डाउन हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप रेगुलर बाहर ट्रिप लगा रहे हो, रेगुलर बाहर से गाड़ी चार्ज कर रहे हो जो फास्ट चार्जिंग है,
तो फिर उससे आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो जल्दी डैमेज हो जाए। जहां वो 1 लाख की वारंटी देते हैं, वहां वो 60-70 हज़ार किलोमीटर पे ही आपकी बैटरी डैमेज हो जाए। और बैटरी एक बार डैमेज हो गई तो उसका खर्चा मिनिमम आता है 5 से 7 लाख रुपए, 40 किलोवाट या फिर 25 या 30 किलोवाट की बैटरी का भी। टाटा तो यहाँ तक बोलता है कि आपको अपनी बैटरी को जहां तक हो सके घर के चार्जर से ही चार्ज करें, वो भी नॉर्मल चार्जर से, जिसमें चार्जिंग के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। बाकी दूसरा क्या है कि अगर आप 80% से हर बार अपनी बैटरी को ज्यादा चार्ज करते हो, विच इज 100%, तो इस कंडीशन में भी जो बैटरी की जो लाइफ है वो डिग्रेड होती है, डाउन होती है। तो अगर आपके पास भी एक ईवी गाड़ी है और आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ट्रिप इसी से लगाऊंगा, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा चलिए आपने गाड़ी खरीद ली, अब उसके बाद एक और कंपोनेंट इंश्योरेंस का। आपको पता है पेट्रोल डीजल गाड़ी में इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन तो खैर नहीं होता ईवी का, बट इंश्योरेंस होता है। तो जहां पेट्रोल और डीजल गाड़ी में जितनी गाड़ी की लाइफ बढ़ती जाती है, वहां इंश्योरेंस अमाउंट और इंश्योरेंस वैल्यू थोड़ी कम होती चली जाती है। लेकिन ईवी के केस में थोड़ा सा अलग है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी चलिए ठीक है आपने ईवी गाड़ी खरीद ली, लेकिन ऑन पेपर इस गाड़ी का प्राइस इतना है, जिस वजह से अब आपको इसका जो प्रीमियम है वो ज्यादा भरना पड़ेगा। और हर साल आपको इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, फायर का चांसेस ज्यादा होते हैं, तो रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा होने की वजह से ये जो आपका प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो बढ़ता है, वो डाउन नहीं होता। हर साल वो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता रहता है। तो ये भी एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा भाई एक छोटी सी चीज और भी है। लेट्स सपोज आपने 4 से 5 साल अपनी गाड़ी चला ली और 3 साल तो जो इसकी स्टैंडर्ड वारंटी आती है, लेट्स सपोज वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर इतने सारे कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल, जो एक नॉर्मल मिस्त्री तो पकड़ ही नहीं पाएगा। मतलब अगर आप 3 साल चलाने के बाद 70,000 चलाने के बाद आप किसी लोकल मिस्त्री पे ले जाओ तो भाई वो नहीं पकड़ पाएगा कि आपकी गाड़ी में इशू क्या है। उसके लिए आपको शोरूम पे ले जाना पड़ेगा। शोरूम में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अभी इतने एक्सपर्ट मिस्त्री आपको नहीं मिलेंगे जो जाए और आपकी गाड़ी में सिस्टम लगा के बता दे कि ये दिक्कत है। एक बार इशू आ गया तो इशू आने के लिए एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, मैकेनिक को या फिर शोरूम वालों को, और फिर उसको ठीक होने में लगता है टाइम। तो ऐसा भी हो सकता है कम से कम 10 से 12 दिन आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो शोरूम के अंदर पड़ी है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टेक्नीशियन आपकी गाड़ी की जो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम है उसको नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, अब आपका डायग्नोस्टिक भी हो गया। डायग्नोस्टिक होने के बाद पता चला कि इसके अंदर एक पार्ट है, कंपोनेंट है जो सेम है, जो नेक्सॉन पेट्रोल आइस के अंदर भी लगता है और सेम ईवी के अंदर भी लगता है, लेकिन ईवी वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? क्योंकि भाई आपने देखा होगा प्रोडक्ट शेयरिंग वाली बात आती है, एप्पल भी प्रोडक्ट शेयर करता है, लेकिन फिर वही प्रोडक्ट आपको एप्पल में ज्यादा मिलता है, सैमसंग में सस्ता मिलता है। तो ईवी अगर आपने ली है तो आप एक फिर एक महंगे कस्टमर हो, अमीर कस्टमर हो, और जो प्राइस होता है ईवी के पार्ट का वो रेट थोड़ा हाई होता है। तो फिर 20 से 30% जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो ईवी या फिर आइस का कोई भी पार्ट हो। बाहर से आप फिटिंग नहीं करवा सकते क्योंकि मिस्त्री को पता ही नहीं चलेगा कि वो डायग्नोस्टिक में वहां से प्रॉब्लम आया है। तो ये चीजें हैं कि आपको थोड़ा जो कॉस्ट है वो ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। नाउ इसके अलावा फिर एक चौथा पॉइंट भी आता है। लेट्स सपोज अब आपने गाड़ी चला ली, आपने 1 लाख किलोमीटर ईवी गाड़ी चलाई और अब इसके बाद आपको ये गाड़ी सेल करनी है। तो अब आप खुद समझिए, चलिए आप ही बन जाइए एक पुराने नए कस्टमर ईवी गाड़ी को, और आप एक सेकंड हैंड ईवी गाड़ी देख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले रहेगा कि मेरे को एक ईवी गाड़ी मिल जाए, 3 साल भले ही चली हो, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसकी जो ड्राइविंग है वो थोड़ी डाउन हो, मतलब 20-30 हज़ार किलोमीटर, क्योंकि 20-30 हज़ार किलोमीटर पे बैटरी पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है और 70,000 किलोमीटर और चल जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसा करोगे कि आपने ईवी गाड़ी ली 20 लाख रुपए की और आप उसको चलाओ ना? भाई आपने ईवी गाड़ी लिया तो आप चलाओगे, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल में आपने 1 लाख किलोमीटर चला दी। अब 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपको 1 लाख किलोमीटर चली हुई ईवी गाड़ी का रीसेल वैल्यू क्या मिलेगा? या क्या आप कस्टमर भी ढूंढ पाओगे? कस्टमर के दिमाग में रहेगा कि 1 लाख चली हुई ईवी गाड़ी में क्या बचा है, बैटरी तो खत्म हो गई। हालांकि आपकी बैटरी की लाइफ अभी भी 70% दिखा रहा है, लेकिन भाई वो बेचना इतना मुश्किल हो जाता है। आप जाइए पहले उसका बैटरी चेंज कराइए, और जब बैटरी चेंज हो जाएगा 7-8 लाख रुपए का, उसके बाद फिर आपको उसके प्राइस मिलेंगे 10 से 12 लाख रुपए। तो क्या बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं। तो ईवी गाड़ी लेके आप उसको चलाओ, चलाने के बाद रीसेल में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसके अंदर आने वाली। इसके अलावा कुछ जेन्युइन फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ जस्ट बिफोर आई एंड दिस वीडियो। सबसे पहला कि इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कार्स है उसका तो बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। मतलब काम आप देख रहे होगे, चाहे मारुति हो या फिर महिंद्रा हो या फिर टाटा हो, ये इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी को लेने के बाद कुछ पॉलिसीज भी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी। सबसे पहली जो पॉलिसी है वो है इसकी डिस्पोजल पॉलिसी। मतलब लिथियम आयरन बैटरी को माइन करना जितना हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, उससे ज़्यादा हार्मफुल उसको डिस्पोज करना होता है।
दूसरा है कि अभी इंडिया में जो लिथियम आयरन बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम है। फिलहाल जो है लगभग 80% जो लिथियम आयरन बैटरी की जो माइनिंग होती है वो होती है भाई चाइना में, और चाइना ही पूरे वर्ल्ड का लगभग 80% इलेक्ट्रिक ईवी बैटरीज का शेयर कैप्चर करता है। तो अभी जो इंडिया है वो फिलहाल डिपेंडेंट है वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अदर देशों पे, और अब हम लोग अगर ईवी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे चाइना के ऊपर। किसके लिए? ईवी बैटरीज को लाने के लिए, जिसकी वजह से आप अभी भी देखते होंगे कि गाड़ी की जो प्राइस है ईवी बैटरीज की वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब 5-6 लाख से तो नीचे मिलती ही नहीं है। एक गाड़ी की लिथियम आयरन बैटरी को प्रोड्यूस करने में लगभग 5 लाख लीटर जो है पानी वेस्ट हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशन मैंने आपको बता दिए किस कंडीशन के होने चाहिए। इंडिया में अभी भी लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। अब कोयले से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर चुकी है उसको आप अपनी गाड़ी में चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी गाड़ी रोड पे चल के पोल्यूशन ना करे। तो ये मेरे को थोड़ा लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि मैं गाड़ी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैं कोयले का यूज कर रहा हूँ, तो इससे बढ़िया तो फिर मैं कोयले से चलती हुई कार ही ना ले लूँ। तो ये चीज़ थोड़ा मेरे को समझ नहीं आता है। तीसरा है कि इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी ठीक है, अच्छी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तब होती है जब आप उसे रोड पे चलाते हो। हालांकि उसके प्रोडक्शन में जितना ज़्यादा हम लोग कार्बन एमिट कर देते हैं उसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हमें ना फोकस रखना पड़ेगा कि ये आखिर आया कहाँ से भाई, ये कि इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी पे जाइए। ये सारा आया है यूएस या फिर उन कंट्रीज से जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, और वो इस लेवल पे डेवलप हो गए हैं कि अब वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग स्टेट्स को जाके बोल सकते हैं कि भाई साहब आप ईवी गाड़ियों पे शिफ्ट हो, क्योंकि हम तो फॉसिल फ्यूल छोड़ के ईवी गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहे हैं। भाई साहब वो फॉसिल फ्यूल यूज कर चुके और उसका इस्तेमाल करने के बाद आज इस लेवल पे है कि दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्री को बोल सके। लेकिन हम लोग यार अभी हम लोग अपने चार्जिंग स्टेशंस को ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वॉशरूम चार्जिंग स्टेशंस पे ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब हम ईवी चार्जिंग स्टेशंस की तरफ जा रहे हैं। इंडिया के लिए बेटर होगा, देखिए इंडिया के लिए बेटर फिलहाल होगा कि आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दीजिए, आप सीएनजी गाड़ियों को और ज़्यादा रिफाइन कीजिए, या फिर आप जो इथेनॉल पे अभी इंडिया काम कर रहा है, 20% ब्लेंडेड इथेनॉल आपको मिल जाता है जिससे कि जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो कुछ ऑल्टरनेटिव सोच हमें देखनी पड़ेगी। और एक आती है हाइड्रोजन फ्यूल कार, जिसपे आप देख रहे होंगे कि वो हाइड्रोजन सेल्स वाली कार है जो काफ़ी ज़्यादा चलती है थोड़े से चार्ज पे। इस टाइप की गाड़ियों पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए इंडिया को। ईवी पे 100% अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा फिर हमें ईवी गाड़ियों को ना आगे कंटिन्यू करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है यार। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।